बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस किया था। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से मुराद, जिस तरह हमने ऊपर बताया था कि उसमें हम डील करेंगे माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की, हवा और पानी की। तो पहले हमने उसमें डिस्कस किया था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। मींस के जो पानी होता है उसके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। तो ये तमाम जिस ब्रांच के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का हम स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच डील्स विद द ग्रोथ, ठीक है, उसके बाद डिजीज प्रोपेगेशन एंड अदर जो होती हैं, जो भी फंक्शंस वगैरह होती हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के, उन तमाम की स्टडी जिसमें हम करते हैं हम उसको माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर कहते हैं। अब पानी क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम तरह के जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसानों से लेकर छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों तक, सबको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। ठीक है, खुराक के बगैर तो मे भी कोई जिंदा रह सकते हो, लेकिन कुछ जानदारों पानी के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। तो तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। ऑल द मैक्रोब लिव इन एन एक्वस एनवायरनमेंट। तमाम के तमाम जितना भी मैक्रोब्स मींस मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो होती है पानी के अंदर रहते हैं। विदाउट वाटर, पानी के बगैर, दे इधर पेरिश, पेरिश मीन डाई, मीन्स के उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, विदाउट वाटर दे इधर पेरिश, या तो उनकी डेथ हो जाएगी और बिकम इनएक्टिव या इनएक्टिव हो जाएंगे। मीन जितना भी तरह के मैक्रोब्स होते हैं, ठीक है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, वो पानी वाले माहौल में रहते हैं। पानी के बगैर या तो उनकी डेथ हो जाएगी, पेरिश लफ्ज यूज हुआ है जिसका मतलब होता है डाई हो जाना, डेथ हो जाना किसी की, बिकम इनएक्टिव या वो इनएक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मेजर टाइप्स ऑफ वाटर, वाटर की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तीन मेजर टाइप्स हैं वाटर की। फर्स्ट हमारे पास है ग्राउंड वाटर, सेकंड हमारे पास है सरफेस वाटर, थर्ड हमारे पास है एटमोस्फेरिक वाटर। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इनमें क्या फर्क है तीनों टाइप्स के अंदर। फर्स्ट हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर, जैसे कि नाम से शो है ना, ग्राउंड वाटर मीन्स जो पानी जमीन के नीचे मौजूद होता है। ठीक है, अंडर द अर्थ सरफेस, जमीन के सरफेस के नीचे जो पानी होता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। जमीन के नीचे पानी होता है ना, जब हम कोई जो होती है, हम पानी घर में मोटर्स वगैरह लगवाते हैं, हम जो बोर वगैरह करवाते हैं, ठीक है, पानी वगैरह, तो अंदर हम नीचे खुदाई करते हैं इस तरह कुआं वगैरह से पानी नीचे, तो जमीन के अंदर पानी मौजूद होता है, तो वहां से ऊपर हमारे पास पानी आता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर क्या होता है कि इट इज सबटेरेनियन वाटर, मीन के अंडर द अर्थ सरफेस, जमीन की सरफेस के नीचे जो पानी मौजूद होता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, या हम उसको सबटेरेनियन वाटर भी कहते हैं। इट इज फिल्टर्ड वाटर, ये वाटर क्या होता है कि साफ वाटर होता है, ये फिल्टर्ड वाटर होता है। इसीलिए तो पीने के लिए हम घर में मोस्टली मोटर्स, बोर वगैरह जो साफ पानी होता है वहां से नल वगैरह से आता है, तो वो पानी फिल्टर्ड वाटर होता है। from which bacteria and suspended particles are removed by filtration। फिल्टर्ड वाटर किस तरह से होता है कि जितना भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं या अदर उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सारे फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। नेचर हैज प्रोवाइडेड ए नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इन दिस फॉर्म। अब हम ये आप ये सोच रहे होंगे किस तरह फिल्टर होता है, तो ये नेचुरल पानी होता है जो जमीन की सरफेस के नीचे मौजूद होता है। तो नेचर खुद ब खुद जो कुदरत जो होती है इस तरह के नेचुरल मैकेनिज्म वहां पे प्यूरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करती है। वहां पे जो मिट्टी होती है ना, असल में जमीन की जो नीचे होती है उसकी लेयर्स होती हैं, जिसको हम जमीन की सरफेस की अर्थ लेयर, सॉल की लेयर्स होती हैं। लेयर्स में से जो होती है वो एज ए फिल्टर कामकारी होती है, तो वहां से उनकी इसी तरह से उनके अंदर पोर्स वगैरह होती हैं कि वो साफ पानी को तो गुजरने देते हैं ना, अदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नहीं गुजरने देते। तो हम कह सकते हैं कि नेचर खुद ब खुद एक नेचुरल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जो कि अंडरग्राउंड पानी जो होता है वो फिल्टर्ड हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसमें कोई मैक्रोब्स वगैरह नहीं होते। किस तरह से होता है कि जमीन के अंदर जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर पोर्स होते हैं, लेयर्स होती है, उन पोर्स में से साफ पानी तो निकल जाता है, जबकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया, जो अदर सस्पेंडेड पार्टिकल, जितना भी डस्ट वगैरह होती है वो नीचे रह जाती है। तो हम कहते हैं कि ये फिल्टर्ड पानी होता है और ये ग्राउंडेड वाटर होता है। सेकेंड हमारे पास है सरफेस वाटर। जैसा कि नाम से शो है ना, सरफेस वाटर मीन्स कि ऐसा पानी
जो कि सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। सरफेस मीन्स के ऊपर मौजूद होता है जमीन की, जिसमें आ जाएगा कि जो मुख्तलिफ नदी नाले, ठीक है, दरिया, समंदर पानी है, तो ये सारा पानी सरफेस वाटर होता है। तो वाटर ऑफ द लेक्स, स्ट्रीम, रिवर एंड ओशन रिप्रेजेंट सरफेस वाटर। जितना भी समंदरों का, दरियाओं का, नदी नालों का, ठीक है, खालों वगैरह का ये पानी होता है, हम इसको सरफेस वाटर कहते हैं। सरफेस वाटर may be contaminated with microbes from atmospheric water, salt and any waste dumped into the water। अब सरफेस का वाटर जो होता है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, उसमें मैक्रोब्स भी होते हैं। कहाँ से आते हैं? या तो जो एटमॉस्फेरिक वाटर होगा वहां से जब उसके अंदर गिरेगा तो मैक्रोब्स वगैरह उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो वो पानी के अंदर ऐड हो जाते हैं। इसी तरह अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, मोस्टली क्या होता है कि शहरों में जो लोगों का घरों का गंदा वेस्ट होता है, ठीक है, वहां कुछ सीवेज सिस्टम वगैरह होता है, तो वो उसको ओपन खोल देते हैं और वो मिट्टी में शामिल होते रहते हैं। और या फिर उनका इस तरह होता है कि वो नदी नालों में जो पानी वगैरह होता है उसके अंदर शामिल हो जाता है, या जो लोग जो होते हैं इन तमाम डस्ट वगैरह को उन्हीं के अंदर जाके बहा देते हैं। तो इसी तरह वो जो पानी होता है वो खराब हो जाता है, उसमें मैक्रोब्स वगैरह की ग्रोथ हो जाती है। सेकेंड हमारे पास है एटमोस्फेरिक वाटर। एटमोस्फेरिक जिस तरह मीन के जो फिजा के अंदर जो हवा में होता है, अब आपको पता है कि ये कौन सा जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, उसको हम एटमोस्फेरिक वाटर कहते हैं। इट इज ए मॉइस्चर कंटेंट इन क्लाउड्स, ठीक है, जितना भी बादल वगैरह के अंदर मॉइस्चर होती है, फिर जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे आती है जिसमें स्नो मीन्स के बर्फबारी होती है, स्लीट्स का मतलब होता है जो ओले वगैरह पड़ते हैं, ठीक है, जो नीचे आता है फिर वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह हील रेन वगैरह ये तमाम सोर्सेस से जितना भी नीचे पानी आ जाता है तो हम एटमोस्फेरिक वाटर कहते हैं। एयर इज वॉश्ड बाय एटमोस्फेरिक वाटर। अब क्या होता है कि जैसे ऊपर से पानी आता है तो जो हवा होती है वो वॉश हो जाती है इस पानी से, इसीलिए हवा के अंदर जितना भी माइक्रोबियल फ्लोरा मौजूद होता है वो सारा का सारा उस पानी में ऐड हो जाता है, तो वो पानी खराब हो जाता है। अब पानी ऊपर से पानी बिल्कुल साफ आता है जो बारिश का पानी होता है, लेकिन जो हवा होती है जब उस पानी के साथ मिलती है तो पानी उस हवा को वॉश आउट कर देता है। तो हवा के अंदर जितना भी मैक्रोब्स मौजूद होते हैं, जितना भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म उस हवा के अंदर मौजूद होते हैं, वो वाले मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे पानी में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारा एटमोस्फेरिक वाटर होता है वो कंटिमिनेटेड हो जाता है। ठीक है। सेकेंड हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग द मैक्रोबियल फ्लोरा ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर के अंदर कौन से फैक्टर होते हैं वहां के मैक्रोबियल फ्लोरा के ऊपर उनका इफेक्ट कर रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह के उनको कितना मिलते हैं, कितना तक वो ग्रोथ करते हैं। टेम्परेचर सेकंड फैक्टर है। थर्ड पीएच कितनी है वहां की। ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस वगैरह कितना वहां पे मौजूद है सारी वाटर्स के अंदर। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन कितनी तरह के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंट वगैरह वहां मौजूद है, वो सारे इफेक्ट कर रहे होते हैं वहां के नेचुरल वाटर के वहां पे मैक्रोबियल फ्लोरा के ऊपर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वहां का कितना है, लाइट वहां पे पड़ रही है या नहीं पड़ रही। उसके बाद है सेलिनिटी मीन के वहां पे स्लियंस वगैरह नमक कितना है, ठीक है, ये चीजें जो होती हैं। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो कि वाटर जो होता है उसके मैक्रोबियल फ्लोरा के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर दैट केस डिजीज। कौन से वाटर के अंदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियां की वजह बनते हैं? समटाइम्स मैक्रो ऑर्गेनिज्म दैट केस हेल्थ इफेक्ट कैन बी फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर। समटाइम ये होता है कि जो पानी हम पीते हैं ना उसके अंदर मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट डालते हैं। However, as drinking water is thoroughly disinfected today, disease caused by microorganism is rarely caused by drinking water। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो मोस्टली तौर पर जो पानी हम पीते हैं वो बिल्कुल साफ होता है, वो डिसइंफेक्टेंट वाटर होता है, वो फिल्टर्ड वाटर होता है। इसीलिए अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो पानी की वजह से जो बीमारियां होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, आजकल ऐसा होता है कि बहुत कम, जिस तरह देहाती इलाके वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग अभी भी नदियों नालों का पानी बगैर फिल्टर के पी लेते हैं, तो वहां पे बीमारियां पानी की वजह से होने की, जिसमें डायरिया वगैरह हो जाते हैं, वो ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन मोस्टली आजकल की दुनिया में अगर हम ओवरऑल देखें तो पानी की वजह से बीमारियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो पानी पीते हैं वो बिल्कुल साफ पानी होता है, डिसइंफेक्टेड और फिल्टर्ड वाटर होता है। People that swim in the swimming pools will find and that the water they swim is डिसइंफेक्टेड विद क्लोरीन, ओजोन, यूवी या क्लोराइड डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड।
अब इस तरह जो स्विमिंग पूल बने होते हैं वहां पे लोग जो होते हैं स्विमिंग्स वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि इसके अंदर भी जो पानी मौजूद है, इवन वो पानी उन्होंने उसको डिसइंफेक्टेंट कर दिया है मुख्तलिफ मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह से, जिसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड वो डाल देते हैं, ठीक है, वो जर्म्स वगैरह को किल कर देते हैं। इसी तरह वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको यूवी कहते हैं, ठीक है, यूवी रेडिएशन मीन्स कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओजोन वगैरह डाल देते हैं, क्लोरीन वगैरह, इन तमाम चीजों के साथ जो स्विमिंग पूल्स का वाटर होता है तो वो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है, इसीलिए उन लोगों को भी डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आगे हमारे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम ड्रिंकिंग वाटर को किस तरह से प्यूरिफाइड करते हैं? फ्लोइंग मेथड आर फ्रिक्वेंटली यूज टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी हम पीते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको साफ करने के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं? तो तीन तरह के मोस्टली जो मेथड है वो यूज होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सेडिमेंटेशन, सेकंड हमारे पास है फिल्ट्रेशन, थर्ड हमारे पास है क्लोरिनेशन। मीन्स के तीन बेसिक प्रोसेस होते हैं जो कि ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या है। ठीक है, सेडिमेंटेशन मीन जैसा कि नाम से शो है ना कि कुछ केमिकल्स वगैरह हम पानी के अंदर डालते हैं, तो जो मैक्रोब्स होते हैं, जो अदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर, और साफ पानी जो होता है वो ऊपर आ जाता है, तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि सम केमिकल, जिस तरह आप घरों में भी करते हैं, जिस तरह अलम मतलब फटकड़ी वगैरह होती है, आयरन सल्फेट वगैरह, तो हम उसको पानी के अंदर जब ऐड कर देते हैं तो वहां पे जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कोएगुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स, मींस के ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर, विथ क्लिंग टू ऑर्गेनिक पार्टिकल एंड मैक्रोब्स वगैरह उसके साथ जमा हो जाते हैं सारा कुछ। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं और साफ पानी जो होते हैं वो ऊपर फॉल करता है। इसी तरह हम पानी को प्यूरिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि मुख्तलिफ केमिकल, जिसके अंदर खास तौर पर जिसको फटकड़ी अलम कहते हैं उसको, या आयरन सल्फेट वगैरह, हम पानी के अंदर डालते हैं, तो जितना भी वहां पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रोब्स वगैरह होते हैं, तो वो ग्रुप की फॉर्म में उस फटकड़ी के साथ, उस केमिकल के साथ आके जुड़ जाते हैं, वो और वो जो होती है नीचे तह में बैठ जाते हैं ग्रुप्स बना के, और जो साफ पानी होता है वो ऊपर फ्लो कर रहा होता है, तो इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सम केमिकल सच एज अलम या आयरन सल्फेट वगैरह आर एडेड टू कोएगुलेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स। कोएगुलेट मींस उनको जमा करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स या ग्रुप्स, ग्रुप्स की फॉर्म में केमिकल, सस्पेंडेड केमिकल जमा करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, विच क्लिंग टू ऑर्गेनिक पार्टिकल एंड मैक्रोब। जो ऑर्गेनिक पार्टिकल और मैक्रोब वगैरह होते हैं वो उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। वाइल फॉलिंग थ्रू वाटर, जब पानी में से वो गुजरते हैं, ड्रैग ए मेजर पोर्शन टू द बॉटम, तो पानी वो जो होती हैं, मतलब कि वो ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर वहां पे जितना मैक्रोब्स वगैरह होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम के अंदर, नीचे तह में जमा हो जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है, तो इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेकंड हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जैसा कि शो है कि हम मुख्तलिफ फिल्टर्स इसके अंदर यूज करते हैं जो कि पानी को साफ करने के लिए यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर यूज टू प्यूरिफाई द वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए मुख्तलिफ टाइप्स के हम फिल्टर यूज करते हैं। अब वाटर फिल्टर रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर by means of a fine physical barrier, a chemical process या biological process। अब फिल्टर्स में क्या होते हैं कि जो फिल्टर होते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल बैरियर लगे होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिजिकल बैरियर वगैरह के थ्रू, तो वो फिल्टर जो होते हैं वो साफ पानी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। उसके अंदर कुछ जालियां वगैरह लगी होती हैं कुछ के ऊपर, ठीक है, कुछ मुख्तलिफ जो फिल्टर पेपर्स होते हैं, इस तरह बड़े बड़े फिल्टर जो होते हैं, वो तो उसमें से जो वो साफ पानी को तो गुजरने देते हैं, जबकि जो बाकी मैक्रोब्स वगैरह होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो उनमें से नहीं गुजर सकते, तो इस तरह हम पानी को साफ कर लेते हैं। या समटाइम मुख्तलिफ केमिकल्स डाल देते हैं, जो केमिकल्स डालने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे बड़ी फॉर्म के अंदर मतलब जमा हो जाते हैं, ठीक है, और वो बाद में फिल्टर में से नहीं गुजर सकते क्योंकि वो ग्रुप्स बना लेते हैं, तो वो बड़ी चीजें बन जाती हैं, तो जो लार्ज पार्टिकल्स में मीन के वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी तरह
हम जो है ना, जो साफ पानी होता है वो पोर बिल्कुल छोटे होते हैं फिल्टर पेपर के, तो पानी तो उनमें से गुजर जाता है, लेकिन जो माइक्रोब्स वगैरह के पार्टिकल्स जो आपस में जमा होकर बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो उधर से नहीं गुजर सकते। इसी तरह हम उसको केमिकल प्रोसेस कहते हैं, या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है। मीन्स हम उसके अंदर कोई इस तरह की चीज ऐड कर देते हैं कि वो वहां पे उनकी डेथ कर देती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उनको किल कर देती है। जब हम फिल्टर करते हैं तो वहां से वो जो किल्ड, जो मरे हुए मुख्तलिफ माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, तो वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते हैं। तो इसी तरह हम पानी को फिल्टर कर लेते हैं। आगे हमारे पास है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मीन्स जो क्लोरीन गैस होती है ना, एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी यूज होती है, वो किल कर देती है जितनी भी तरह के माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। तो हम क्लोरीन गैस को पानी के अंदर ऐड करते हैं। क्लोरीन इज कंटिन्यूसली एडेड अंटिल रेजिड्यू इज प्रेजेंट। मुसलसल डालते जाते हैं, मुसलसल, यहाँ तक कि वहां पे सारे के सारे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इन दिस मेथड मोस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म डाई विद इन 30 मिनट। 30 मिनट्स के अंदर वहां पे जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे हमारे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारा आज का जो था टॉपिक, हमने पढ़ा है मैक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। आगे हमारे पास है मैक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के जो मैक्रोब्स होते हैं मट्टी के अंदर, उनको मैक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल कहते हैं। ये हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। The region of the earth crust where geology and biology meet is called soil. Soil कहते हैं जमीन को। अब जमीन जो होती, मतलब वो भी, अर्थ भी वैसे जमीन को कहते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि जमीन की मुख्तलिफ लेयर होती हैं जिनको हम क्रस्ट कहते हैं, कुछ दूसरे नाम होते हैं। तो वो वाली जमीन की लेयर, जमीन का वो रीजन जिसके ऊपर बायोलॉजी मीन्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जियोलॉजी जिसको हम माप करते हैं, जो जोग्राफिया को शो करता है, जियोलॉजी कहते हैं जिसके अंदर हम जमीन की स्टडी करते हैं, जमीन के वो पार्ट्स की जिसको हम नाप सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जमीन का वो वाला हिस्सा जहाँ पे जियोलॉजी मीन्स के जमीन को हम स्टडी कर सकते हैं, एरिया को हम स्टडी कर सकते हैं, हमें पता होता है कितना जोग्राफिया है, इतना एरिया है यहाँ का। एंड देन बायोलॉजी मीट्स मीन्स के वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी रहते हैं जिस पोर्शन के ऊपर, उसको हम सॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं उसके अंदर क्या है, उन्होंने मजीद ये बताया हुआ है कि जमीन का वो वाला हिस्सा जहाँ पे इंसान रहते हैं, जिसको हम बायोलॉजी मीट्स मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और जियोलॉजी का मतलब होता है वहाँ पे वहाँ का जोग्राफिया, वहाँ का एरिया कितना है, हम उन चीजों को माप सकते हैं। तो वो वाली जो अर्थ की लेयर्स होती है उसको हम सॉल्व कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्व एनवायरमेंट वेरी विद लोकेशन एंड क्लाइमेट। अगर हम खसूसियात की बात करते हैं ना, तो उस जो इसके माहौल की, सॉल्ट इन्वायरमेंट की, तो वो लोकेशन और वहाँ की क्लाइमेट मींस आबो हवा की अकॉर्डिंग वो मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ इलाके की आबो हवा अपनी होती है, वहाँ की लोकेशन किस जगह के ऊपर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। सॉल्ट डिफर इन डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ओरिजिन। अब जो जमीन होती है ना, उसकी कितनी गहराई क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है वहां की, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस ओरिजिन की है, ये सारी चीजें मुख्तलिफ जगह की जमीन, मुख्तलिफ इलाकों के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ होती है। कुछ इलाके होते हैं वहां पे ठंडी जमीन होती है, मतलब कि ठंडे इलाके होते हैं, कुछ गर्म इलाके होते हैं, कुछ पथरीले इलाके होते हैं। तो हर तरह के अपने एरिया के अकॉर्डिंग वहां की जो जमीन की प्रॉपर्टीज वगैरह होती है वो भी सारी चेंज होती है। आगे हमारे पास है सोल कॉन्स्टिट्यूएंट। जमीन के अंदर कौन कौन से सब्सटेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं। देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज। अगर हम बात करते हैं तो 5 मेजर इसकी टाइप्स हैं। एक वहां पे मिनरल पार्टिकल्स है, सेकंड आ जाते हैं ऑर्गेनिक रेजिड्यूज मीन ऑर्गेनिक सब्सटेंट, तीसरी उसमें वाटर होता है, चौथा उसके अंदर गैसेस मौजूद होती हैं, और पांचवें नंबर पे आ जाता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम किस तरह का है। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट का मैसेज आए हुए थे कि वाटर का टॉपिक काफी है। ठीक है, फिर हम ये जो सॉल्व वाला टॉपिक है ना, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए चले, वाटर ही इनफ है। तो वाटर को एक दफा दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ताकि जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया उनको भी पता चल जाए। हमने आज पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर मींस के वाटर के अंदर कितना तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, उस वजह से कौन सी डिजीज होती है, उसको हमने कैसे प्रिवेंट करना होता है, ये सारा कुछ इसके अंदर हमने डिस्कस किया था। तो वाटर के अंदर, क्योंकि अब खुराक के बगैर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। पानी बहुत जरूरी होता है तमाम माइक्रोब्स की ग्रोथ करने के लिए। पानी के बगैर या तो वो मर जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं।
इसके बाद हमने मेजर 3 टाइप्स के वाटर को डिस्कस किया था। ग्राउंड वाटर नाम से शो है, जो अंडर द अर्थ, जमीन के नीचे, जो सरफेस के नीचे जो पानी मौजूद होता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। सरफेस वाटर जो सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, जो दरियाओं में, नदी नालों के अंदर, ठीक है, लेक्स में, स्ट्रीम्स के अंदर, ओशियन वगैरह के अंदर पानी मौजूद होता है, उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। तीसरा हमारे पास था एटमोस्फेरिक वाटर, मीन्स के जो फिजा में मौजूद होता है, जो वाटर, जैसे बारिश का पानी होता है, इस तरह जो ओले वगैरह, जो बर्फबारी होती है, तो वो बाद में पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम एटमोस्फेरिक वाटर का नाम देते हैं। ग्राउंड वाटर के अंदर जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो फिल्टर्ड वाटर होता है, मीन्स के वो साफ पानी होता है। वो नेचुरल जो सोर्स होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल होती है, वो अपने नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू उस पानी को साफ करती है। नेचुरल मैकेनिज्म क्या होती है कि जो मट्टी होती है ना, मट्टी के अंदर भी पोर्स होते हैं, फर्दर उसके अंदर लेयर्स होती हैं, तो वो पोर एज ए फिल्टर काम कर रहे होते हैं, तो वो साफ पानी को जो निकाल के ऊपर सर भेजते हैं, जो हम नल वगैरह, जो बोर वगैरह करवाते हैं, ठीक है, वहां से जो सरफेस से पानी आता है, जो पीने के लिए हम यूज करते हैं, वो फिल्टर्ड वाटर होता है, और बाकी जो मैक्रोब्स वगैरह होते हैं वो नहीं आने देते। सेकंड हमने सरफेस वाटर पढ़ा था। सरफेस वाटर के अंदर जो होती है कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो वैसे भी पानी के अंदर मैक्रोब्स वगैरह की ग्रोथ होती रहती है। सेकंड, जो लोग होते हैं वो गंद वगैरह सारा का सारा उन्हीं चीजों के अंदर बहा देते हैं। लोगों के जो घरों का जो गंदे नदी पानी होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया के गंदे पानी वगैरह होते हैं, वो सारे जाके इन वाटर्स के अंदर, नदी नालों, दरियाओं के पानी में शामिल हो रहे होते हैं, तो वो इस पानी को भी खराब कर रहे होते हैं, तो वहां पे मैक्रोब्स वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था एटमोस्फेरिक वाटर, वही जो पानी ऊपर से आता है, वो पानी साफ सुथरा होता है। अब जो बारिश का पानी होता है, या जो ये बर्फबारी वगैरह का ओलों का, वो खराब तब होता है जो बारिश जब होती है ना, तो हवा को वो वॉश कर रही होती है बेसिकली, तो हवा के अंदर जितना भी मैक्रोब्स वगैरह होती है, तो वो उस पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से वो पानी भी फिर बाद में उसमें मैक्रोब्स आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हमने पढ़ा था कि फैक्टर कौन से होते हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं मैक्रोबियल फ्लोरा ऑफ नेचुरल वाटर के ऊपर। हम ये देखते हैं कि न्यूट्रेंट्स कितना उनको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पता चलेगा कि उनकी ग्रोथ कितना हो रही है। टेम्परेचर वहां का कितना है उनके लिए सूटेबल है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको किल कर रहा है। पीएच कितना है वहां की, कौन सी पीएच है, एसिडिक बेसिक पीएच है, उनके लिए सूटेबल है, उनकी ग्रोथ वगैरह के लिए, उनको आगे फर्दर उनको डेवलपमेंट वगैरह के लिए। ऑक्सीजन और अदर गैसेस वहां पे क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट वहां के कितना है, ठीक है, वहां का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है, जो पानी का प्रेशर होता है। लाइट, उसके बाद सेलिनिटी, मीन्स के वहां पे अल्कलाइन कितना होता है, वहां पे नमकीन एरिया कितना है, वहां पे सीम थोर वगैरह जिस तरह से हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पानी की वजह से जो डिजीज होती है, अगर हम आज के दौर में देखें तो मोस्टली जगहों के ऊपर जो पानी हम पी रहे होते हैं वो साफ सुथरा पानी होता है, मीन्स कि फिल्टर वाटर होता है। बहुत कम ऐसा होता है, जो देहातों वगैरह के अभी भी इलाके होते हैं जहाँ पे लोग नदी नालों से डायरेक्ट पानी पी रहे होते हैं, तो वो फिल्टर नहीं करते, तो उनको डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें डायरिया वगैरह की बीमारियां शामिल है। लेकिन मोस्टली अगर ओवरऑल बात करते हैं तो पानी की वजह से बहुत कम बीमारियां होती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं होते। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के स्विमिंग पॉल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, तो वहां का पानी भी साफ होता है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ डिसइंफेक्टेंट ऐड कर देते हैं, जिसमें ओजोन, क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म्स वगैरह आ जाती हैं, तो ये सारे जो होते हैं वो किल कर देते हैं माइक्रोब्स वगैरह को। उसके बाद हमने 3 मेथड पढ़े हैं प्यूरिफिकेशन वाटर को करने के। सेडिमेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। सेडिमेंटेशन जैसे कि नाम से शो है, इसका ये होता है कि जैसे आपने कभी घरों में भी शायद देखते हो, कुछ केमिकल्स खास तौर पर जिसमें फटकड़ी होती है, जिसको हम अलम कहते हैं, आयरन सल्फेट वगैरह, वो पानी के अंदर डाल दिया जाता है, तो पानी के अंदर जितना भी मैक्रोब्स वगैरह होते हैं वो आपस में कोएगुलेट हो जाते हैं, जमा होके ग्रुप्स बना लेते हैं, और ये वाले ग्रुप्स जो होते हैं ये नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी ऊपर फ्लो करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर यूज होते हैं, मुख्तलिफ तरह के फिल्टर यूज होते हैं जो पानी को साफ करते हैं। जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो उस फिल्टर के जो पोर्स होते हैं उसमें से नहीं गुजर सकते हैं, ठीक है, और जो साफ पानी होता है वो वहां से गुजर जाता है। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था क्लोरिनेशन। जो क्लोरीन गैस है ना, वो एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी काम करती है, तो हम उसको पानी के अंदर ऐड कर लेते हैं, तो 30 मिनट्स के अंदर ऐड करने के बाद वहां पे जितना भी माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो डाई हो जाते हैं। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम आगे पढ़ेंगे मैक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, जिनके जो जमीन के अंदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक हो गया, मैं इसको इधर ही एंड कर रही हूँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।